हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संविधान निर्माण का बीजारोपण भारत में हुआ और आगे चलकर यही संविधान फलीभूत होकर हमारे अखंड भारत को एक सूत्र में किस प्रकार से बांधे रखता है। और साथ ही हम देखेंगे कि इस टॉपिक से कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनते हैं। और अगर आप लोग सब इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन है इस संविधान सभा से रिलेटेड वो सारे क्लियर होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ संविधान सभा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान से ही, यानी हम जब ब्रिटिश के अंडर में थे तब से भारत में समय समय पर क्या हुआ, संविधान सभा के गठन की बात को उठाया गया, संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया गया कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगर हम इसका विकास क्रम देखें, यानी देखें कि किस प्रकार से छोटी छोटी संवैधानिक चीजें हम अपने देश में लाते गए, जिससे कि उसने एक बड़ा रूप लिया संविधान निर्माण का, और किस रूप में, संविधान सभा के रूप में। तो अगर यहाँ पर देखें कि 1773 में सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, वहाँ से भारत में संवैधानिक विकास प्रक्रिया शुरू हुई और जो पहुँची 1947, यानी जो हमारा भारत स्वतंत्रता परिषद अधिनियम था, वहाँ तक हम किस प्रकार से पहुँचे। और भारत का जो उद्देश्य था वो केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता के बाद हमारा जो इतना बड़ा देश है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, किस प्रकार से हम उसको रूल रेगुलेट करें, उसको संचालित करें व्यवस्थित ढंग से, ये भी हमारा एक क्या था, उद्देश्य था। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमें छोटे छोटे प्रावधान पहले से ही दिए जा रहे थे। जैसे 1973 में ही हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, आगे गए हम, बहुत सारे हमारे अधिनियम आए, उनमें देखा गया किस प्रकार से केंद्रों को स्वायत्ता मिली, केंद्र को स्वायत्ता मिली, राज्य को स्वायत्ता मिली, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है वो स्थापित हुई, संघीय व्यवस्था स्थापित हुई, चुनाव का अधिकार दिया गया, और धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे संवैधानिक प्रावधान दिए गए, जिससे कि हमने एक संविधान सभा के गठन की मांग को यहाँ पर रखा। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। जब 1895 का टाइम था, अभी स्टार्ट ही हो रहा था हमारा स्वतंत्रता का एक आंदोलन, लोग यहाँ से जुड़ने लगे थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने तभी कह दिया था 1895 में कि भारत के पास भी अपनी क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी थे जिन्होंने उस समय ही कह दिया था कि भारत में क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। जब आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था, यानी भारत में स्वतंत्रता की इतनी जोरदार मांग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही बाल गंगाधर तिलक जी ने कह दिया था कि अपने देश के पास भी क्या होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है कि 1895 में किसके द्वारा ये बात कही गई कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। अब हम देखेंगे महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने भारत में अगर आप देखेंगे बहुत सारे सफल आंदोलन किए। जैसे 1917 में देखेंगे तो चंपारण आंदोलन किया, 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, 1918 में देखेंगे तो अहमदाबाद आंदोलन किया। तो ये सारे आंदोलन उनके सफल रहे, लेकिन किसके खिलाफ थे ये सारे, ब्रिटिश के खिलाफ थे। तो धीरे धीरे महात्मा गांधी जी को भी लगने लगा कि जो ब्रिटिश हैं अब इनकी नीतियाँ सही नहीं है, अब इनका जो राज है भारत पे वो उसको समाप्त होना चाहिए। तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट 1922 में दिया कि भारत अपने भाग्य का फैसला अब स्वयं करेंगे। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया है कि ये जो स्टेटमेंट है कि भारतीय अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे, ये किसके द्वारा कहा गया, तो कहा गया किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी अपने देश के स्वायत्त
स्वायत्त होने की बात यहाँ पर कही थी। अब हम देखेंगे 1928 में। आप सब जानते हैं कि 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो थी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट। और यहाँ पर ध्यान देंगे, जो नेहरू रिपोर्ट थी इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कौन थे, जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, उनकी अध्यक्षता में क्या हुई थी, ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी, जिसमें बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान थे कि क्या क्या मिलने चाहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों की एक क्या थी, ये पहल थी। नेक्स्ट है, अगर हम देखते हैं 1931 में, 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कराची में। कहाँ हुआ, कराची में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हम पिछले वीडियो में बहुत बार देखे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जब इसकी अध्यक्षता करते हैं तो इन्होंने यहाँ पर पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भारतीयों के भी क्या होने चाहिए, मौलिक अधिकार होने चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस माध्यम से इंडियंस को मिलेंगे, उनके संविधान के माध्यम से। और वो संविधान का निर्माण कौन करेगा, एक संविधान सभा करेगी। तो जो ये इनडायरेक्टली मांग चल रही थी, ये सब किसकी मांग थी, संविधान सभा की। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो थे एम.एन. रॉय। इनका अगर पूरा नाम देखेंगे तो इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। अगर ऑप्शन में कभी एम.एन. रॉय भी आए तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो 1934 में बात करेंगे एम.एन. रॉय की, तो इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत मांग हो गई है, अब भारत को वास्तव में अपने देश में संविधान सभा का निर्माण कर देना चाहिए, उसका गठन कर देना चाहिए। तो पुरजोर तरीके से जो बात कही एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय जो थे वो थे एक बहुत बड़े वामपंथी नेता थे और परिवर्तनवादी लोकतांत्रिक नेता थे, यानी वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। तो इन्होंने किस चीज़ की बात की थी, सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात की थी। इस टाइम पीरियड पे जब स्वतंत्रता के लिए हमारा आंदोलन क्या था, चरम पे था, हम लोग अब स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत आगे निकल चुके थे। तो उस समय जो मांग उठाई एम.एन. रॉय ने उठाई। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को भी अब समझ में आने लग गया, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, कांग्रेस हम इसमें इसलिए बोलते थे कि क्योंकि सबसे बड़ा जो एक पार्टी थी देश में, कांग्रेस थी वो उस समय। और उसके जितने भी अधिवेशन होते थे वो सबके लिए क्या होते थे, मान्य होते थे कि जो इतने सारे लोगों का प्रतिनिधित्व वो पार्टी कर रही है, वो आखिर क्या बातें कह रही है, वो उस पर सबकी नज़र होती थी। तो कांग्रेस ने भी अंततः सबसे पहले 1935 और 36 के बीच ये कहा कि अब हमें क्या चाहिए, भारत में संविधान सभा का गठन चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। ये पहला टाइम था जब कांग्रेस ने इस बात को पुख्ता करा कि हमें भी क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए हर पॉइंट में एक क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, अगस्त प्रस्ताव जब आया 1940 में, तो ब्रिटिश सरकार का ये पहला मौका था जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है, भारत में अब संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने कब ये स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। तो उसने एक्सेप्ट करा अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक मिशन भेजा भारत में, जो था क्रिप्स मिशन। कब आया था भारत में, 1942 में। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो क्रिप्स मिशन था वो कितने सदस्य था, एक सदस्य था। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि क्रिप्स मिशन कितने सदस्य था। तो जो क्रिप्स मिशन थे वही इस मिशन को लेके आए थे, वही इसके अध्यक्ष थे और मेंबर भी वही थे, क्योंकि ये एक ही मेंबर थे इनमें। तो क्रिप्स मिशन में भी स्वीकारा गया कि वास्तव में भारत में क्या होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। आगे अगर आप देखेंगे 1945 की घटनाओं में, तो बेविल प्लान आया, शिमला समझौता हुआ, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो इसी समय क्या हो रहा था, समाप्ति की ओर था। तो अब जो ब्रिटेन था या जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी जिन्होंने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया था, जो साम्राज्य उन्होंने दूसरे देशों में फैलाया था, उनको लगने लगा था कि अब हम इन देशों को बहुत टाइम तक क्या नहीं रख सकते, गुलाम नहीं रख सकते, बहुत जल्दी हमें इनको स्वायत्तता देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसने भी यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत के स्वतंत्र होने के लिए।
तो अब क्या हुआ कि संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मिशन भेजा गया कि वास्तव में भारत में क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। और वो मिशन था कैबिनेट मिशन योजना, जो मार्च 1946 को भारत में आया। और इसका एक कारण था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने कहा जो ये कैबिनेट मिशन योजना भारत में जा रही है उसका एक उद्देश्य होगा, एक कारण होगा। क्या होगा कि भारत की जो तत्कालीन समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। ठीक है, भारत की जो तत्कालीन समस्या है उसका समाधान, और साथ ही साथ जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उसकी भी जांच करना था। तो भारत की जो समस्या थी उस समय, क्या समस्या थी, भारत में किस चीज की मांग हो रही थी, संविधान सभा के गठन की मांग हो रही थी। तो यहाँ पर समस्या यही थी, एक किसके, संविधान के निर्माण की। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी ये समस्या है तो इसके लिए हम क्या लाए हैं, एक कैबिनेट मिशन लाए हैं, और इसके अंतर्गत, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में आता है कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत हुआ संविधान सभा का गठन, या बॉवेल योजना के अंतर्गत हुआ। नहीं, किसके अंतर्गत हुआ, केवल कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आई मार्च 1946 में, तो इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जिसमें से थे, पहले सदस्य थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे मेंबर थे अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत आए, और इसके अध्यक्ष कौन बनकर आए, पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन हर तरीके से आता है, देखिए अध्यक्ष कौन रहे, पैथिक लॉरेंस। और कितने सदस्य थी कैबिनेट मिशन, 3 सदस्य। कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, और अध्यक्ष रहे पैथिक लॉरेंस। अपने जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, उनको यहीं से हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब बात थी कि जो उस समय भारत की जनसंख्या थी, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट मिशन को संविधान सभा का गठन करना था, उस गठन के लिए हम इलेक्शन भी करवाने थे। तो उन्होंने कहा कि जो भारत की जनसंख्या होगी उस समय लगभग 30 से 40 करोड़ के बीच क्या थी, भारत की जनसंख्या थी। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसे लोग चुनकर आएंगे संविधान के निर्माण के लिए, वो देखा गया। तो डिसाइड किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर कहाँ आएगा, संविधान सभा में आएगा, संविधान सभा में चुनकर आएगा। कितने लोगों का, 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा एक व्यक्ति। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में क्या हुआ, चुनाव करा दिया गया। अब उस समय भारत की स्थिति को हम देख लेते हैं कि भारत की स्थिति क्या थी। जो भारत था उस समय 2 भागों में बंटा था। कैसे, एक तो था ब्रिटिश भारत, ठीक है, जो कि सीधे ब्रिटिश द्वारा रूल रेगुलेट किया जाता था, सीधे ब्रिटिश भारत था वो, कि ब्रिटिश भारत प्रांत थे, कैसे उनको रूल रेगुलेट किया जाता था। एक था देसी रियासतें, यहाँ पर इनका ही राजपाट चलता था, लेकिन जो टैक्स पे करते थे और छोटी छोटी और जो अन्य चीज़ें थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। लेकिन जो यहाँ पे राजा महाराजा होते थे उनकी अपनी एक रियासतें होती थी। तो अब स्थिति थी ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें, 2 प्रकार के भारत बंटा हुआ था, ऐसी इनकी स्थिति बनी हुई थी। तो अब किस प्रकार से चुनाव हो, तो जो ब्रिटिश भारत था वहां पर निर्वाचित हुए, जो सदस्य थे वो क्या हुए, निर्वाचित हुए, और जो देसी रियासतें थी वहां पर मनोनीत किए गए, मनोनीत। जो देसी रियासतें थी उन्होंने आपस में सहमति करवाई कि कौन कौन से लोग हमारे, कौन कौन से रियासतों से लोग जाएंगे और संविधान में हमारा क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अगर कभी ऑप्शन आया कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो निर्वाचित हुआ या मनोनीत तरीके से हुआ, तो यहाँ पर दोनों प्रकार से हुआ। कैसे कैसे, एक निर्वाचित प्रक्रिया द्वारा और मनोनीत, जो ऑप्शन में दोनों आएगा वही हम करेंगे कि निर्वाचित और मनोनीत प्रकार से क्या हुए, चुनाव हुए। उसके बाद जब चुनाव हुए तो जो चुनकर आए, ठीक है, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि की हम बात कर रहे हैं, तो अब संविधान सभा के लिए चुनकर आए, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, 389 सदस्य। ठीक है, 389 सदस्य
संविधान सभा के लिए चुन कर आए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये थे 292 प्लस 4 मैंने लिखा है, 292 प्लस 4 यानी 296 सदस्य आए ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, इसमें मैंने 4 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र थे 4। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे हमारे आज के जो टेरिटोरियल स्टेट्स होते हैं, संघ शासित प्रदेश होते हैं, वैसे उस समय क्या हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो वो 4 क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनसे भी लोग चुन कर आए 4 लोग। तो वो क्षेत्र का भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वो 4 क्षेत्र थे, तो बहुत ईजी तरीके से आप याद करेंगे उसे, A, B, C और D। ए से अगर आप देखेंगे तो कौन सा है, अजमेर, अजमेर। बी से अजमेर कहाँ है आपका, राजस्थान में। बी से अगर आप देखेंगे तो बी से था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तीसरा है कुर्ग और चौथा है दिल्ली। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है ABCD करके याद करने का। 4 कमिश्नरी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जो था अजमेर, यानी इन क्षेत्रों से 4 सीटें आई, 4 सीटें। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बलूचिस्तान। चलिए, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 93 जो सीट थी, 93 सीटें कहाँ से आई, देसी रियासतों से। और वो कैसे आई, आपसी सहमति से, यानी मनोनीत के द्वारा आई थी। यहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ। तो जब संविधान सभा का पहली बार गठन हुआ कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, उस समय कितने मेंबर आए, 389 मेंबर आए, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। कौन कौन से कमिश्नरी क्षेत्र हैं आप यहाँ पे देखेंगे। फिर आए 93 जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से। ठीक है, अब बात करते हैं सीटें। तो सबसे ज़्यादा जो सीटें लेकर गया संविधान सभा में वो कांग्रेस लेके गई, लगभग 205 सीटें कांग्रेस को मिली। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग रहा, जो कि 73 सीट लेके गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग संविधान सभा में अपनी लेके गई। जो कुल महिलाएं थी संविधान सभा में वो कितनी थी, 15 महिलाएं थी। कितनी, 15 महिलाएं चुनकर गई थी। यहाँ पर बात करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार तो नहीं पूछा गया लेकिन कई एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जो हिंदू महासभा थी उससे एक भी सदस्य चुनकर नहीं गया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीटें चुन के आई कांग्रेस की, फिर मुस्लिम लीग की, और कुल सदस्य जो कुल महिलाएं थी वो चुनी गई, कितनी थी, 15। और हिंदू महासभा एक ऐसी पार्टी थी या ऐसी महासभा थी जिससे एक भी सदस्य चुनकर नहीं गया। अब बात करते हैं उस दिन की जब हमारे सारे मेंबर क्या हुए, इन्होंने कहा कि अब हमें क्या करनी चाहिए, संविधान सभा की एक बैठक कर देनी चाहिए। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कौन से, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई, पहली बैठक हुई। ठीक है, जब पहली बैठक हुई तो उस समय अगर आप देखेंगे जो मुस्लिम लीग थी उसने एक अलग देश की मांग की थी। कौन सा, पाकिस्तान की उन्होंने मांग की थी। एक तो हो गया मुस्लिम लीग की, वो क्या चाह रहे थे, एक अलग संविधान चाहते थे, एक अलग देश पाकिस्तान चाहते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे, देसी रियासतें थी। देसी रियासतें यहाँ पर कंफ्यूजन में थी कि अगर संविधान सभा के निर्माण में जाते हैं तो हमें तो खुद पहले ही पता नहीं है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं या हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो जो देसी रियासतें थी ये भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई। जो पहली बैठक हुई यहाँ पर मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य हैं उन्होंने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, और साथ ही साथ क्या कर दिया, देसी रियासतें भी इसमें उपस्थित नहीं हुई इस पहली बैठक में। और कुल कितने सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए, 207 सदस्य हुए, प्लस 9 महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई। ठीक है, कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं यहाँ पे शामिल हुई। जहां कहीं तो आप देख रहे हैं कि 389 हमने सदस्य चुने संविधान सभा के लिए, और जब संविधान के निर्माण के लिए हमने पहली बैठक बुलाई तो उस समय कितने सदस्य पहुंच रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति को, 207 प्लस 9 महिलाएं यहाँ पे पहुंच रही हैं। तो अब चिंता का विषय था कि इस प्रकार से हम अपने संविधान का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। देसी रियासतों से जो मेंबर चुन के आए थे वो तो अपना प्रतिनिधित्व करने ही नहीं आए हैं। हमारे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अपना प्रतिनिधित्व करने नहीं आए हैं।
तो ये एक दुविधा भरी स्थिति थी। चलिए, तो इस प्रकार से हमारी पहली बैठक हुई। जब ये पहली बैठक हुई तो यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए उनको क्या बना दिया गया, इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, और कैसा अध्यक्ष बनाया गया, इनको एक सम्मान देने के लिए बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। संविधान की सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 2 दिन बाद अगर आप देख रहे हैं, 11 दिसंबर 1946 को। अब हमने यहाँ पे डिसाइड करा कि जो हमारे संविधान सभा है इसका एक अध्यक्ष बना देना चाहिए कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। इस बैठक में अध्यक्ष बनाया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अगर आप देखेंगे तो गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें हमें एक क्वेश्चन बन के आता है कि जो हमारे स्थायी अध्यक्ष चुनकर आए वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी पहली मीटिंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने क्या प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव के उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया। चाहे तो संविधान सभा उसी दिन इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे उस समय ना देसी रियासतें मौजूद थी ना मुस्लिम लीग थी, तो उनके विचार का भी यहाँ पर महत्व था। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमें थोड़ा सा क्या चाहिए, टाइम चाहिए, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद 22 जनवरी 1947 को क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया और जो संविधान है उसमें प्रस्तावना को उसकी आत्मा बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जब इतनी परिस्थितियां हुई, मुस्लिम लीग नहीं पहुंचा, देसी रियासतें सही प्रकार से वहां पे अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, तो इस प्रकार से हम संविधान का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही थी, हर बात पे हमें वेट करना पड़ रहा था कि सारे मेंबर आएंगे तब हम डिसीजन लेंगे। तो इसलिए हमने क्या कर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारत का विभाजन हो चुका था। ठीक है, अब विभाजन हो गया था तो मुस्लिम लीग का तो कोई मतलब नहीं होता है कि अब वो संविधान, भारत के संविधान में क्या करें, अपना इंटरफेयर करें या वो सदस्य इसमें आए। तो जब बंटवारा हो चुका था तो उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा को हमने रिफॉर्मेशन करा, उसका पुनर्गठन करा। कुछ लोग क्या चले गए थे, मुस्लिम लीग के चले गए थे, कुछ देसी रियासतों के। उसके बाद जो हमारे सदस्य बचते हैं और उन्हीं को लेके अब हम क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। तो उस समय जो रिफॉर्मेशन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था संविधान सभा का, उस समय जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 299। ठीक है, कितने सदस्य थे, 299। अब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि हम संविधान का पिता या जनक भी कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उनके बारे में कभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 2 चीज़ें देख लेते हैं जो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जब संविधान सभा का इलेक्शन हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव जी को भी पता चला कि अब इसमें भी चुनकर मेंबर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी क्या करना है, चुनाव में पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले वो मुंबई से गए, यानी बम्बई से उन्होंने संविधान सभा के लिए क्या करा, चुनाव लड़ा। लेकिन वो क्या होते हैं, चुनाव हार जाते हैं, बम्बई से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन फिर भी उनके मन में था कि नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से संविधान सभा में पहुंचना ही पहुंचना है। तो अब वो कहाँ गए, पूर्वी बंगाल में गए। पूर्वी बंगाल की सीट से उन्होंने क्या करा, वहाँ से इलेक्शन लड़ा। लेकिन ठीक है, वो पूर्वी बंगाल से क्या हुए, जीत गए। लेकिन आप जानते हैं कि जब बंटवारा हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो जो पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश है आज का जो, तो वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब जो वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आ सकते थे। तो इस समय जो BN राव थे, ठीक है, जो हमारे संविधान के क्या थे, विधिक सलाहकार थे, तो BN राव जी
ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कि जो भारत की संविधान निर्माण की प्रक्रिया है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस फील्ड से आए हैं वो एक जिस जाति से आए हैं, जिस समुदाय से आए हैं, अगर उनका उत्थान करने की आवश्यकता है तो किसके माध्यम से होगी? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और वो बहुत बड़े जानकार हैं विधि के, तो उनको भी इस संविधान सभा में अवश्य होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मुंबई की सीट थी, जो बीजे खेर थे मुंबई से जीते हुए, उनसे क्या करते हैं, वो सीट खाली करवाते हैं मुंबई की, और यहाँ से चुनाव में किसको करते हैं खड़ा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में आए हैं वो बम्बई की सीट से आए हैं दूसरी बार में, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। पहली बार जब जीते वो पूर्वी बंगाल से जीते, लेकिन वो संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो किस सीट का कर रहे हैं? मुंबई की, बम्बई की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर क्या हुए? संविधान में आ गए, ठीक है। और जो संविधान की सबसे बड़ी समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष भी चुने गए। और यहाँ पर हम देखेंगे जो BN राव हैं वो क्या थे? विधिक सलाहकार थे, और BN राव जी ने निःशुल्क काम किया है संविधान के लिए। अब देखिए, अब बहुत सारी समितियां बनाई कि आखिर हम संविधान को किस प्रकार से लिखें। बहुत सारे लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। उसके बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी समितियां, बहुत छोटी समितियां, तदर्थ समितियों का निर्माण किया गया कि कौन किस किस फील्ड में काम करेगा, किन किन मुद्दों पे काम करेगा, और हम संविधान का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो इसी क्रम में हम समितियां देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। समितियां तो बहुत सारी हैं, पर हम केवल वही समितियां देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पहली समिति आती है प्रारूप समिति। इसको हम खाका समिति भी कहते हैं, यानी ड्राफ्टिंग, जो रूपरेखा तैयार करी संविधान की वो किस प्रकार से होगा, उसे हम कहते हैं प्रारूप समिति। इसमें ये सबसे बड़ी समिति थी, ठीक है। कितने सदस्य इसमें थे? 7 सदस्य इसमें थे। क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। कितने सदस्य थे? 7, ठीक है। और इस ये जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी थे, ठीक है, अंबेडकर जी थे। और 29 अगस्त 1947 को, यानी आज़ादी के तुरंत बाद हमने प्रारूप समिति का गठन कर दिया और इसके अध्यक्ष बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, प्रारूप जो तैयार करा पूरा संविधान का वो BN राव ने करा था। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सारा श्रेय जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष को ही मान्यता होती है जो भी उसके अंतर्गत कार्य होते हैं, ठीक है। और समिति की हम बात करेंगे तो जो समिति थी, एक मौलिक अधिकार समिति, दूसरी थी प्रांतीय शक्ति समिति, और इसी के अंतर्गत एक और समिति अल्पसंख्यक समिति, जो अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लाए कि आखिर अल्पसंख्यकों को क्या जरूरत पड़ती है। तो ये जो तीनों मुद्दे थे ये किसके अंतर्गत थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत थे। इसका एक रीज़न था, अगर आप देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार थे, जब 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ तो मौलिक अधिकारों की मांग भी किसने उठाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दूसरी बात है, जो ये प्रांतीय शक्ति समिति है, जो छोटे छोटे प्रांत थे, देसी रियासतें थी, सरदार पटेल के सहयोग से ही वो भारतीय संघ में मिली हैं, ठीक है। सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया, इसलिए उनकी जो दूसरी समिति है उन्हीं से रिलेटेड है। तीसरा अल्पसंख्यक समिति है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो अल्पसंख्यकों हितों का पुरजोर तरीके से यहाँ पे समर्थन करते हैं, तो तीसरी समिति उनको क्या दी? अल्पसंख्यक समिति। अब हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ये 2 समितियां थी संघ से रिलेटेड। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति, इन दोनों के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट समिति आ जाती है नियम समिति। कैसे इसके नियम कैसे होंगे, ठीक है, ये किससे रिलेटेड होंगे? तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और छोटी समिति थी, तदर्थ रूप से बनाई गई थी, जो राष्ट्रीय ध्वज की सहमति के लिए बनाई गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज को किस प्रकार से अपनाया जाएगा, क्या क्या उसको रिफॉर्म करना है। इससे रिलेटेड जो समिति थी तदर्थ थी, थोड़े टाइम के लिए बनी थी। उसके अध्यक्ष भी कौन बनाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए,
नेक्स्ट समिति थी झंडा समिति। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट थी कार्य संचालन समिति की, जो कार्य का संचालन होगा वो किस प्रकार से होगा? तो एक थे डॉक्टर AK मुंशी, इनको क्या बनाया गया? कार्य संचालन समिति। डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी को क्या बनाया गया? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अभी हमने पीछे भी देखा था विधिक सलाहकार। ठीक है, विधिक सलाहकार कौन बनाए गए? हमारे वेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने निशुल्क काम किया। इनका पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि क्या है, तो क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। तो इन्होंने जो विधिक सलाह दी संविधान सभा को निशुल्क दी। ठीक है, बहुत बड़े वेता थे ये विधि के, तो इन्होंने जो काम किया वो क्या किया? निशुल्क किया। अब हम देखेंगे कि जब संविधान के लिए अधिवेशन हुए, जब से संविधान सभा का गठन हुआ और जब तक हम उसे लागू करने के लिए बात की गई, उसके अंगीकृत करने की बात की गई, तो उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। तो आपको आंसर 12 ही देना है। अगर ऑप्शन में 12 नहीं है तो क्या करेंगे? 11 टिक करेंगे, लेकिन आपको ऑप्शन 12 मिलेगा। लेकिन कभी कभी हुआ है कि 11 अधिवेशन माने गए हैं। एक अधिवेशन जब हुआ था अंतिम रूप से, जिसको हम बैठक भी कहते हैं संविधान सभा की, तो 24 जनवरी 1950 को वो क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। तो इसको भी अधिवेशन में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो 12 अधिवेशन हुए हैं कुल। मैंने कंडीशन आपको बता दी है किस प्रकार से अप्लाई होगी। ठीक है, अब समय देखेंगे कि कितना समय हमारे संविधान के निर्माण में लगा। इतनी मशक्कत के बाद जो आपका लोकतंत्र है, इतना बड़ा जो लोकतंत्र है हमारा सुचारू रूप से चल रहा है, उसके लिए एक टाइम पीरियड लगा और लगभग 300 लोगों द्वारा दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद क्या बना? एक संविधान बना, जिसको बनने में लगे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और वो किस दिन पूरे हो रहे थे? 26 नवंबर 1949 को ये 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन हुए। ठीक है, अब इसमें जो खर्चा आया संविधान के निर्माण में, लगभग कितना आया? 64 लाख रुपए आया। लगभग था ये, अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा इसमें आया। अब हमने 26 नवंबर 1949 को क्या करा? संविधान बन के तैयार हो चुका था, तो हमने कहा क्या करते हैं, इसको संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इस दिन कुछ हस्ताक्षर किए जाएंगे मेंबरों के द्वारा कि कितने लोग इस पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, कौन कौन इसमें हस्ताक्षर करेंगे, ये चीज़ें देखी गई। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, तो हमने कुछ प्रावधान उस पर लागू किए। ठीक है, तो हमने इसमें 4 प्रावधान लागू किए। कौन कौन से? एक हमने नागरिकता की, दूसरा निर्वाचन, ठीक है, नागरिकता, निर्वाचन, तीसरा अंतरिम संसद और चौथा आपातकालीन उपवन। ठीक है, 2N 2A करके आप इसको याद कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं 2N 2A। ठीक है, तो एक और ट्रिक है इसमें, आप नाना करके भी इसे याद कर सकते हैं, नाना। ठीक है, नागरिकता, अंतरिम संसद, निर्वाचन और आपातकालीन उपवन। ठीक है, ये 4 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्रावधान लागू किए, निम्न में से कौन से नहीं किए। इस टाइप के जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे उस दिन हमने कितने अनुच्छेद लागू करे? 15 अनुच्छेद लागू करे। ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शन 16 भी आता है। तो जो हमने ये 15 अनुच्छेद लागू किए, ज़्यादातर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे, और इसमें एक अनुच्छेद था लास्ट वाला 394। वैसे तो कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? 395, लेकिन एक अनुच्छेद था 394। ठीक है, 394 अनुच्छेद भी हमने इसमें उस दिन लागू करा, और इसमें कुछ खास नहीं था। जो ये 15 अनुच्छेद डिटेल से थे, इन सब का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया। तो हम जो अनुच्छेद मानते हैं उस दिन 15 ही मानते हैं। ठीक है, ये इसका विवरण दिया गया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जिस दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया, अब संविधान सभा ने क्या करा? संविधान को अडॉप्ट करा। वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन कितने मेंबर ने हस्ताक्षर करे? 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में तो बहुत सारे लोग क्या थे? मौजूद थे, लेकिन क्या था? हस्ताक्षर कितने लोगों ने करे? केवल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। और उसके बाद जब हमारा मूल संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसमें थे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। ठीक है, अगर वर्तमान स्थिति को आप देखेंगे तो लगभग 475
475 क्या हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं। भाग कितने हैं, 22, और 4 अनुसूचियां हमने इसमें ऐड करी, कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। तो ये वर्तमान की स्थिति है। तो ये सब हमने देखा कि हमारा संविधान किस प्रकार से बना और विश्व का एक व्यापक संविधान बनकर निकला। अब जब ये सारा संविधान हमारा क्या हो चुका था, बन गया था, इसका खाका तैयार हो चुका था, तो इसकी राइटिंग की बात है कि इस संविधान को किस प्रकार से लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत अच्छे राइटिंग करते थे उस समय, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये पूरा एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण जादा। तो इनके पास गए कि अब हम संविधान को क्या करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, कैसे लिखें। तो जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि हम संविधान को किससे लिखें, हाथ से लिखें। ये जो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे, इनकी राइटिंग जो थी बहुत अच्छी थी, और नॉर्मली राइटिंग तो कोई बात नहीं, इनकी जो कैलीग्राफी थी, जो इटालियन स्टाइल में ये लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इनसे कहा कि आप संविधान लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप हमें बता दीजिए और कितना इसका खर्च होगा। तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने कहा कि मैं इसमें कोई भी क्या शुल्क नहीं लूँगा, मैं निःशुल्क इसमें काम करूँगा, बस मेरी एक शर्त है कि जो संविधान है उसके हर पेपर में क्या होना चाहिए, हर पेज में मेरा नाम होना चाहिए। उनकी यही शर्त थी, और संविधान के जो अंतिम पेज होगा उसमें मेरा और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं संविधान को लिख सकूं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक और नाम आता है यहाँ पे, नंदलाल बोस का। तो इन्होंने भी क्या करा, जो पेज लिखा गया संविधान का, उसके जो ऐसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे संविधान का जो पेज है, इसके अंदर तो क्या किया गया, संविधान लिखा गया। उसके बाद जो ये बाहर का जो एरिया है, यहाँ पे डिज़ाइन दिए गए, फूल पत्तियों की डिज़ाइन की गई, तो किसने करी, नंदलाल बोस और उनके एक स्टूडेंट ने की। और जो ये हम इन्हें जिन्हें फूल पत्तियाँ समझते हैं, उसमें वास्तव में भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन की गाथाएं हैं वो उन फूल पत्तियों में लिखी गई हैं बहुत सुंदर तरीके से। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा वो डिज़ाइन बनाया गया है, और प्रेम बिहारी नारायण द्वारा राय जादा द्वारा ये संविधान लिखा गया है। ठीक है, अब ये सारे काम पूरे हो जाते हैं, और लास्ट में जब 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना जाता है। उसके बाद 1952 में राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित होते हैं, और 1962 तक सबसे लंबे कार्यकाल इनका रहा है, तब तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा ने केवल संविधान का निर्माण ही नहीं किया, उसने और बहुत सारे काम किए। जैसे पहला देखेंगे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। ठीक है, भारत आज़ाद हो चुका था, उसके बाद भी हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने ली 1949 में, मई 1949 में क्वेश्चन आता है ये। हमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता यहाँ पे इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि अगर भारत स्वतंत्र हो गया और जो देशों के समूह थे, अगर हम उनसे अलग होकर तो रह नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकती, तो उसे विश्व के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भी बरकरार रखा और सदस्यता ली हमने। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज। जो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हमने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले क्या कर दिया, अपना दिया था। ठीक है, फिर हमने राष्ट्रीय गान, ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम है उसको अपनाया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर आता है जो राष्ट्रीय गीत है जिसे हम कहते हैं नेशनल सॉन्ग, इसको भी हमने कब अपनाया संविधान सभा ने, 24 जनवरी 1950 को। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक यानी अंतिम अधिवेशन हुआ, उसी दिन हमने राष्ट्रपति जी भी चुने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो निर्वाचित तो 1952 में हुए। ठीक है, तो 24 जनवरी के दिन हमने ये और भी काम संविधान सभा ने किए।
अब बात आती है कि जब सारे काम हो गए हैं तो अब हम संविधान को कब लागू करें। तो 2 दिन बाद 26 जनवरी थी, ठीक है। संविधान लागू करने की तिथि निकाली गई 26 जनवरी 1950 और हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और उस दिन से हम क्या कहलाए, गणतंत्र राष्ट्र कहलाए। इसीलिए आपको पता है जैसे कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 26 जनवरी है इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। आप देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या था, हमारा संविधान जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। तो हमने उस दिन इस संविधान को लागू नहीं किया, हमने वेट करा 26 जनवरी 1950 का, यानी 26 तारीख के दिन का हमने इंतज़ार किया, क्योंकि 26 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन था। जब 1929 की अगर हम बात करें तो 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। किसका? कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस दिन डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, किस दिन, 26 जनवरी 1930 को भारत पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा। ठीक है, क्या मनाएगा, ये कि बहुत बार क्वेश्चन में भी आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में, पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस उस दिन 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने मनाया। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने इस 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे संविधान को लागू किया, क्योंकि ये दिन क्या रहेगा, यादगार का दिन रहेगा। तो इसीलिए हमने संविधान को उस दिन लागू किया। तो हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण में हमारे जो बुद्धिजीवी देशभक्त थे उनका कितना बड़ा योगदान रहा। और ये केवल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का प्रयास नहीं था, बल्कि वर्षों से की जा रही उनके अथक परिश्रम का एक परिणाम था, जिसका निचोड़ 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में निकाला गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा ये संविधान सभा से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।